वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बता रहे कि दो ब्राह्मणों के बीच लड़ाई हो रही है, रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा। कौन ठीक लग रहा है? आलोक मिश्रा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रमेश अवस्थी की पहले से ज्यादा बढ़त लेकर 5 लाख वोटों से विजयी होंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी उनकी पार्टी के अंदर नहीं मिला जो बाहर का प्रत्याशी लाके थोप दिया? वो अगर फरुखाबाद के ही हैं, बाहरी कहाँ हैं? मोदी बनारस से आके वहाँ लड़ सकते चुनाव, अब 42 बार गए हैं, उनको बाहरी कहना ये तो सरासर गलत है। तो स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है घंटाघर, वो एशिया का सबसे सुंदर घंटाघर है। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वो घंटाघर चौराहा है और इसको आप कह सकते हैं कनपुरियों के हिसाब से कि ये एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है, क्योंकि यहाँ पर चौराहा नहीं है, 9 राह है। 9 राह गुजरती हैं यहाँ से इस चौराहे के इर्द गिर्द। सामने कानपुर का रेलवे स्टेशन है, ये झंडा लगा हुआ है और चारों तरफ जो कानपुर की मशहूर मार्केट है वो है। जो ठीक पीछे अगर दिखाएंगे तो कलेक्टर मजार है और कानपुर के लोग जो हैं वो यहाँ का नारा जानते ही होंगे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। तो ये वही वाला कलेक्टरगंज है और वेस्टर्न रोड है, मूलगंज चौराहा है, लाटूस रोड है। तो जितना सुई से लेकर जहाज़ तक का सामान आपको कानपुर में इस पूरे चौराहे के इर्द गिर्द जो मार्केट सजी है वो मिल सकता है। कानपुर आए हैं हम लोकसभा चुनाव कवर करने। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो फिलहाल यहाँ से सांसद सत्यदेव पचौरी हैं बीजेपी की तरफ से, पिछला चुनाव जीते थे, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी थे। इस बार एक नए प्रत्याशी को ट्राई किया गया है बीजेपी की तरफ से, वो रमेश अवस्थी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी नए प्रत्याशी हैं कुलदीप भदौरिया और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसकी तरफ से भी नए प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा। तो कानपुर की जनता क्या सोच रही है? हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, कुछ कानपुर के रहने वाले हैं और कुछ जो सवाल हमारे मन में है कि कानपुर को आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो ब्राह्मण बनिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में, सवर्ण वोटर ज़्यादा है। तो सवर्ण वोटर क्या सोच रहे हैं? ब्राह्मण वोटर जो दो ब्राह्मणों को टक्कर बताई जा रही है, रमेश अवस्थी वर्सेस आलोक मिश्रा, उस टक्कर के बारे में क्या सोच रहे हैं सब जानेंगे। मगर पहले थोड़ा बाज़ार के बारे में जान लेते हैं। हमने वो बहुत नारा सुना है, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इस नारे के बारे में बताइए, नारा कहाँ से आया? कलेक्टरगंज बाजार तो देखी हो हमने, ये हटिया से। नाम बताइए पहले। मेरा नाम ज्ञानेश मिश्रा है, मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूँ। मैं खुद कलेक्टरगंज का हूँ, ये कलेक्टरगंज के, ये हटिया के हैं। तो हटिया खुली बजाजा बंद, बजाजा मतलब कपड़ा बाजार बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। झाड़े रहो का मतलब कलेक्टरगंज में जब गल्ला आता था तो झाड़ू से महिलाएं साफ करती थी। तो झाड़े रहो कलेक्टरगंज मतलब दिन भर वहाँ झाड़ाई चलती थी, सफाई चलती थी और वो जो वहाँ से जो गल्ला निकलता था साफ करके, उससे वो महिलाएं अपना पेट भरती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहाँ कानपुर में पढ़ा करते थे तो उन्होंने ये नारा लिखाया, उनकी हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। तो ये इतना अटल बिहारी वाजपेयी का दिया नारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय यहाँ पढ़ते थे, ये कलेक्टरगंज में ही रहते थे। यहाँ एक मंदिर है कलेक्टरगंज में, वहाँ आकर के वो पूजा पाठ भी करते थे और वो जब तक कानपुर में आते रहे, जब भी कानपुर आते थे तो ये नारा ज़रूर बोलते थे। और सबसे खास बात कि अभी आखिरी बार जब प्रधानमंत्री जी नीलानगर की रैली में आए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी ने भी ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया था और इस नारे का भी कि हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। लेकिन इसका पूरा मतलब हमने आपको बताया कि झाड़े रहो कलेक्टरगंज क्यों कहते थे, उससे बहुत लोगों का पेट पलता था। आज भी कलेक्टरगंज है अपनी जगह, लेकिन थोक बाज़ार यहाँ से शिफ्ट होकर के नौबस्ता गल्ला मंडी का लगभग 16-17 किलोमीटर दूर जा चुकी है। तो थोक बाज़ार अभी, लेकिन रिटेल बाज़ार अभी भी यहाँ पर है। रिटेल बाज़ार अभी भी यहाँ पर है, गल्ले का काम अभी भी यहाँ होता है। लेकिन वो जो नारा का मतलब था झाड़े रहो कलेक्टरगंज, वो उतना नहीं रह गया, क्योंकि थोक बाज़ार वहाँ ट्रक जब खाली होते तो माल नीचे गिरता था, वो झाड़ा जाता था। तो इस नारे का कुल मिला के अर्थ ये था कि बहुत लोगों का रोजी रोटी। कानपुर के नारे वैसे मशहूर है, खूब नारे चलते भी हैं। पहले तो मुझे बताइए व्यापार यहाँ पर कौन कौन सा होता है? यहाँ पे कौन कौन से मंडियाँ हैं? नारा बहुत देश भर में चलता है। दिल्ली में मैं देखता हूँ कानपुर से निकला है, रायता फैला दिया। तो रायता यहीं से फैलना शुरू हुआ था जो दिल्ली तक पहुँच गया। कानपुर वाले रायता फैलाने में बहुत मास्टर होते हैं। अब जैसे कि चुनाव चल रहा है, भोकाल टाइट है, भौकाल टाइट है, ये सब चीज़ें आपने कानपुर में ही सुनी होंगी।
अब ये बताइए आप लोग कि कानपुर में चल रहा है चुनाव, और चुनाव है तो चुनाव में कुछ मुद्दे भी होंगे। थोड़ा मैं मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूँ। आप ज़्यादातर लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? प्रज्वल तिवारी। क्या है मुद्दे इस बार चुनाव में? अब मुद्दे चुनाव को तो अगर देखा जाए तो आदमी महंगाई थोड़ा परेशान है। महंगाई थोड़ा, हाँ, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है, सही है। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, क्या कानपुर वाकई स्मार्ट सिटी बना है? हैं? थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी प्रयास जारी है। अच्छा, क्या हुआ, क्या प्रयास जारी है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये आप हमारा नाम नारायण गुरु महापात्र है। क्या करते हैं आप? मैं काम है, खड़े होते हैं। आदमी सीधा नहीं ऐसे खड़ा होता है और फिर कहेगा लाओ माइक लाओ, बता रहे हैं। हाँ, और देखिए मसाला खाए हुए हैं। ये कानपुर वालों को मसाला से क्या प्रेम है? कानपुर की पहचान है। सबसे ज़्यादा पूरे संसार में मसाला कानपुर ही पैदा करता है, देता है। देखिए आपको इसलिए खाया जाता है। मसाला यहीं से, मसाला का उत्पत्ति यहीं से है। पान पराग जो सबसे बड़ा एक बड़ा ब्रांड आया, उसके पहले और मसाले भी आए। एक हमें लगता है संदीप शुक्ला का भी एक मसाला था, सबसे पहले आया, फिर पान पराग आया। पान पराग पूरे देश में छाया, कानपुर की वो उत्पत्ति है। तो इसीलिए मसाला आपको हर 2-4 लोगों के, देख रहा हूँ लगभग हर दूसरे आदमी के मुंह में मसाला है, और जिसको पता नहीं बात करनी वो थूक के आ गया है। तो भाई साहब, क्या प्रेम है मसाले से? भैया हम मसाला खाते नहीं, इसलिए क्या ये बहुत अच्छा करते हैं आप। कभी मसाला हम भी कानपुर के, हम भी मसाला नहीं खाते हैं, जिंदगी में मसाला नहीं खाया इन्होंने, नहीं खाया। मगर जहाँ जाते हैं हमसे आदमी पूछ लेता है। हमारे बड़े भाई ज्ञानेश जी मसाला नहीं खाते, इसलिए संजय राठौर भी मसाला नहीं खाते। बिल्कुल। तो जैसे मैं पूछ रहा था, स्मार्ट सिटी का पोस्टर लगा हुआ है, क्या कानपुर स्मार्ट सिटी बना हुआ? कहीं कानपुर स्मार्ट सिटी बना है और आगे बनने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है? कानपुर में बिजली सबसे ज्यादा जाती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिजली जाती ही नहीं है। अगर जाती है तो 15 मिनट के अंदर तत्काल आ जाती है। पहले 5-5 घंटे बिजली नहीं रहती थी, लोग अपने आप को जलनशील महसूस करते थे। आज योगी जी के नेतृत्व में बिजली लगातार आ रही है, रातों में भी बिजली की कटौती नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करके बहुत ही कार्य करा रही है। एक तो हो गया बिजली वाला, और क्या काम हुए हैं? भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा, व्यापार मंडल के यहाँ क्या काम होता है व्यापार मंडल वालों का? व्यापारी की समस्या, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? फिलहाल इस सरकार में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, हर तरीके से व्यापार फल फूल रहा है। और जिसके नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 जैसी समिट का नेतृत्व भारत को करने को मिला, यही एक अपने में बहुत बड़ी गर्व की बात है और बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभिनंदन जैसा सैनिक जो पाकिस्तान की सीमा पे गिरता है और 72 घंटे तब होते हैं जब वो भारत की सीमा में सुरक्षित वापस आता है, ये दबाव होना चाहिए, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बढ़ रहा है। भारत कानपुर वालों की यही अदा है, उनसे आप बात करो कानपुर की, और नेशनल इंटरनेशनल पहुंच जाते हैं, कानपुर तक नहीं। जो सच है वो बताया जा रहा है ना। अदा का मतलब क्या है? यहाँ पर सच न बोले। बिल्कुल बोलिए। कानपुर, अरे कानपुर ऐसा शहरी है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं भी कानपुर का हूँ, परेशान मत होइए आप। समस्या बताएं, जैसे इन्होंने कहा, देखिए समस्याएं जीवन भर रहेंगी, पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेंगी, लेकिन समस्याओं का निदान होना चाहिए। ये इस सरकार में हुआ। जैसे जीएसटी की बात करते हैं, 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी आया, उस समय हम सबको लग रहा था कि बहुत सी समस्याएं हैं, हम सब लोगों ने उसका विरोध किया कि समस्याओं को ख़त्म करके लाया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने लगभग 1000 से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण किया है और लगातार सुधार, और हर 3 महीने में बैठक होती है। देखिए, इस सरकार में सबसे अच्छी बात है कि समस्याओं को सुना जाता है, उनका निदान होता है। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी। अब रही बात, आप जीएसटी की बात की, पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है। आईटीसी, अगर पंजाब से गाड़ी चली तो यहाँ आईटीसी व्यापारी को मिलता है, जो टैक्स वहाँ दे करके आया है। इनकम टैक्स में आ जाइए, पहली बार आपको बता दें कि सब अंडर टेबल होता था पिछली सरकारों में। पहली बार मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरी व्यवस्था फेसलेस हो गई है। स्क्रूटनी में जो केस आते हैं, 3% लगभग स्क्रूटनी में केस आते हैं, रैंडम होते हैं, किसका नाम उठा लिया जाए, वो पूरी तरह से फेसलेस है। अगर आप स्क्रूटनी में आ गए तो आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आप जवाब देंगे। आपको ये नहीं मालूम कौन अधिकारी आपकी जांच कर रहा है।
और अधिकारी को नहीं मालूम है कि सौरभ जी हमारे क्लाइंट हैं, दोनों को नहीं मालूम है। तो पूरी व्यवस्था से ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। इसी तरह जीएसटी में भी कोई भी नोटिस आएगा आपको ऑनलाइन ही जवाब देना है, सामने नहीं जाना है। सामने जाने से व्यापारी का उत्पीड़न होता है। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। हालांकि कुछ जगह अगर अधिकारी बुला लेता है, व्यापारी जाता है, तो उसकी हम लोग शिकायत करते हैं कि ये स्पष्ट है कि जीएसटी में अगर कोई भी नोटिस जाए तो ऑनलाइन जाए, ऑनलाइन ही जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सुधार हुए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रुका है। तो ये सुधार हुआ है और आगे भी सुधार होगा। एक दिन जैसे आपने जीएसटी की बात की है ना, आप कह रहे हैं कि व्यापारियों को जीएसटी ठीक लग रहा है। कानपुर के लिहाज से अगर और बात करूँ, जो चुनाव बड़ा बता रहा है इंटरेस्टिंग हो गया है। कुलदीप भदौरिया है बसपा की तरफ से, और आलोक मिश्रा सपा और कांग्रेस गठबंधन से हैं, और बीजेपी की तरफ से रमेश अवस्थी हैं। इन प्रत्याशियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? खास तौर पे जो दो बता रहे हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच लड़ाई हो रही है, रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा, कौन ठीक लग रहा है? देखिए, कानपुर हम सब लोग, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव सीधे सीधे दिल्ली में कौन बैठा है, कौन बैठेगा, उस पर देखा जाता है। मोदी जी इस समय चेहरा है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री के रूप में एक चेहरा है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, तो निश्चित रूप से जब चेहरे की तुलना होती तो मोदी जी सामने दिखाई देते हैं। और जितने भी सर्वे अभी तक हुए हैं, मोदी जी और सेकंड नंबर में बहुत लंबा गैप है। फर्स्ट नंबर पे अगर 50+ मोदी जी आ रहे हैं, तो नीचे वाला दूसरे नंबर पे 27-28% है। लंबा गैप है। इस हिसाब से चेहरा अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में मोदी जी नंबर 1 दिखाई देते हैं। और पिछले 10 साल के काम, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कानपुर सांसद चुना जाएगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री के नाम पर लोकसभा चुनाव होता ही है। प्रधानमंत्री जी के नाम से पूरे भारत में सांसद चुने जा रहे हैं सर। यू मस्ट नो, यू आर जर्नलिस्ट, यू मस्ट बी फेमिलियर। नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही उनका चेहरे पे चुनाव हुआ है। लड़ाई वड़ाई कहीं है नहीं। ये पिछली पूर्व में गवर्नमेंट रही है सपा की, तो सपा वाले साथ में गठबंधन है, इसलिए थोड़ा दिख रहा है। बाकी इलेक्शन कहीं नहीं, क्योंकि पूर्व में भी कई बार एनालिसिस लोग करते हैं कि अब सपा आ जाएगी। पिछली बार क्या हुआ, मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद मेयर वाला चुनाव हुआ, तब भी मुँह की खानी पड़ी। ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो सपा के साथ होने की वजह से थोड़ा दिख रहा है इलेक्शन। बाकी रमेश अवस्थी जी ही जीतेंगे, क्योंकि पीएम मोदी चेहरा है। रमेश अवस्थी जी से किसी को कोई बोलेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी ऐतिहासिक जीत से जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब की बार 400 पार, उसको कोई रोक नहीं सकता। 400 पार नहीं होगी तो हम राजनीति बंद कर देंगे। आप कर देंगे? हाँ, बंद कर देंगे राजनीति। अभी राजनीति करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी राजनीति करते हैं। हाँ, अभी व्यापार मंडल की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है और मोदी जी पे विश्वास है, अपने भारत की जनता पे विश्वास है कि अब की बार 400 पार। पक्की बात है। क्या नाम है आपका? अतुल द्विवेदी, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। तो मैं जैसे पूछ रहा था कि रमेश अवस्थी वर्सेस आलोक मिश्रा जो चल रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? हमारे बहुत से व्यापारी साथियों ने बहुत चीज़ें बताई। आपने एक समस्या सबसे पूछी कि व्यापारी समाज आज की स्थिति में क्या चाहता है, क्या समस्याएं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूं, कभी व्यापारी राजनीति कर रहा हूं कानपुर महानगर में। लगभग 30 वर्ष हो गए व्यापारी राजनीति करते हुए, लेकिन मैं अपने साथियों से सहमत नहीं हूं। व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी को पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 2 सीटें हुआ करती थी, तब से व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है, अभी भी लगातार देता रहा है। लेकिन 2014 के बाद, नोटबंदी लागू होने के बाद, नोटबंदी लगने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। नोटबंदी जब लगाई गई थी, कहा गया था काला धन वापस आएगा, किसी भी प्रकार का कोई काला धन वापस नहीं आया है। नोटबंदी होने की वजह से, उसके बाद तुरंत 1 साल बाद जीएसटी लागू होने की वजह से, नोटबंदी और जीएसटी लागू होने की वजह से व्यापारी समाज गर्त में जा रहा है। नोटबंदी से और जीएसटी लगने से व्यापारी समाज नीचे जा रहा है, व्यापारी समाज उभर नहीं पा रहा है। लगातार मैं बताना चाहता हूँ, उच्च लेवल का जो व्यापारी हो अलग विषय है, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी समाज है नीचे जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को देखना चाहिए, व्यापारी समाज की इन समस्याओं को सुधारना चाहिए। जीएसटी जब लगाया जा रहा था, उसके पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में जब थी, उनका एक नारा था 1 नेशन 1 टैक्स। सिर्फ जीएसटी लगना था, सारे टैक्सेस खत्म होने थे। आप बताइए कौन सा टैक्स खत्म किया गया? क्या हाउस टैक्स बंद हो गया? क्या सीवर टैक्स बंद हो गया? क्या वाटर टैक्स बंद हो गया? क्या इनकम टैक्स बंद हो गया? 1 जीएसटी 1 टैक्स की बात हुई थी।
उसके बाद आज मेरा सिर्फ कहना है, इतना व्यापारी समाज आज भी त्रस्त है। व्यापारी समाज वोट जरूर देता है, लेकिन आज भी त्रस्त है। इससे ऊपर मैसेज जाना चाहिए। हमारे जो सांसद महोदय यहाँ से जीत के आए, उनको एक मैसेज देना चाहिए। व्यापारी समाज त्रस्त है, उसको देखें। रही बात कानपुर महानगर प्रत्याशी की, कानपुर महानगर के अंदर आपने 2 प्रत्याशी का नाम लिया जो लड़ाई में है। कांग्रेस से आलोक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी जी। मेरा मानना है कानपुर महानगर इतना बड़ा क्षेत्र है, कानपुर महानगर के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी उनकी पार्टी के अंदर नहीं मिला जो बाहर का प्रत्याशी लाके थोप दिया? कानपुर महानगर के आलोक मिश्रा जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, संघर्षशील हैं, छात्र राजनीति से कानपुर में संघर्ष कर रहे हैं। आज से 35 साल 40 साल पहले वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कानपुर महानगर के एक समस्याओं से वाकिफ हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी को कानपुर महानगर के अंदर पार्टी में कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा था जो उनको एक बाहर का प्रत्याशी ले आकर थोपना पड़ा? उनका यहाँ पर एक फ्लैट बना हुआ है, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कानपुर आए, फ्लैट खरीदा, आज चुनाव की टिकट मिल गई। कैसे टिकट मिली ये संगठन के लोग जाने। लेकिन मेरा कहना इतना है कि आलोक मिश्रा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रमेश अवस्थी बाहर ही हैं, फ्लैट है, अभी लिया है, चुनाव बाद चले जाएंगे। देखिए जीएसटी पे पहले बता दें, जीएसटी हिंदुस्तान में 17 टैक्सेस को समाहित करके एक जीएसटी बनाया गया था। टैक्सेस को, हाउस टैक्स यानी जो लोकल टैक्स है, ये लोकल टैक्स है, ये नगर निगम के टैक्स है, ये यहाँ निर्धारित होते हैं, नगर निगम की कार्यकारिणी इनको निर्धारित करती है। इनकम टैक्स उसमें 17 टैक्सेस में नहीं था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ इनकम टैक्स जीएसटी लागू होने के बाद ख़त्म किया गया। ये हमारी डिमांड है, सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए, जीएसटी ही लागू रहे। लेकिन टैक्सेस को ख़त्म करके एक व्यवस्था बनाई गई। और ऐसे तो मंडी शुल्क भी समाप्त नहीं हुआ। मंडी शुल्क को मंडी फीस कहा जाता है, वो फीस है। सरकार में हम लोगों ने कई बार बात रखी कि मंडी शुल्क क्यों लागू है, तो मंडी शुल्क टैक्स नहीं है, फीस है। हालांकि जब कृषि कानून लागू हुए थे देश में 5 जून 2020 को, तब मंडी शुल्क मंडियों के बाहर समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश में 2.5 से 1.5% मंडी शुल्क हो गया, मंडियों के अंदर, बाहर 0 हो गया। फिर से विरोध हुआ, अच्छे काम का विरोध हो गया। हम सब मानते हैं, ये भी गल्ले के व्यापारी बहुत से लोग ये भी है, सरकार ने एक अच्छा काम किया था, संशोधन की थोड़ी ज़रूरत थी, जो कि सरकार सुन रही थी किसानों की बात, लेकिन उसका विरोध हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को पीछे हटना पड़ा। कृषि कानून वापस हुए, मंडी शुल्क मंडियों के बाहर फिर से लागू हो गया। और इसी तरह अभी देख रहे होंगे आप एमएसपी पूरे देश में लागू है। अरे एमएसपी छोड़िए, किसानों से बात हमसे जुड़ा हुआ है। हाँ। ये हमसे जुड़ा हुआ, मैं गल्ले का व्यापारी हूँ, ये हम लोग गल्ले के व्यापारी बहुत खड़े हैं। अगर एमएसपी का कानून लागू हुआ तो हम उसके दायरे में आएंगे। आप समझिएगा, एमएसपी का कानून बना, जो किसानों से डील करते हैं उनके ऊपर वो कानून लागू होगा। कानून का उल्लंघन, कोई धारा होगी, सज़ा होगी, मुकदमा होगा, वो हम पर होगा, जैसे धारा 3/7 में होता था। तो ये सरकार उसको नहीं मान रही है, तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपने कर दिया कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे। अरे पहले उसको समझो, अगर एमएसपी पर कानून लागू हुआ कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार, तो देश में हर साल 5 से 10% एमएसपी की कीमत बढ़ती है। 23 कृषि उत्पाद वस्तुओं पर उन पर 10% से ज़्यादा हर साल महंगाई बढ़ेगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये खुद लाए थे 2008 में, और खुद लागू नहीं किया। अब कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई, C2+50 किसी भी उत्पाद की कीमत, उसका किराया ज़मीन का, उसके बाद 1.5 गुना, यानी 21 रुपये गाँव में गेहूँ बिक रहा है, तो वहीं से 3500 का निकलेगा, यहाँ के 4000 हो जाएगा। कितनी महंगाई बढ़ेगी। खुद जो चीज़ उस समय लागू न कर पाए, कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में जो आज बोल रही है, एक बहुत बड़ा विषय आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे या 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। 49.5% आरक्षण जातिगत है, 10% आर्थिक आधार पर 59.5%, 50% बचा कहाँ, कैसे 50% महिलाओं को देंगे। ये घोषणा पत्र में बड़ा विवाद है भाई। कई जगह हम लोगों ने इस बात को चर्चा की, जब 59.5% पहले से लागू है तो 50% कहाँ से महिलाओं को दे देंगे। बचता तो केवल 40.5% है, 40.5% बचता है, तो 50% कहाँ से आ गया। अब घोषणा पत्र कानपुर का बताइए, आप नेशनल मुद्दा छोड़िए। अच्छा, कानपुर पे आ जाइए, बता रहे थे वो। कानपुर पे आ जाइए। जैसे आपने प्रत्याशी की बात कही, रमेश अवस्थी जी 20 साल पहले, मुझे सब हम लोगों ने नहीं देखा है,
लेकिन उन्होंने कहा 20 साल पहले ये फ्लैट लिया था स्वरूप नगर पे जहाँ पर रह रहे हैं। 2019-20 में खुद मैं उनकी मैंगो पार्टी में गया हूँ। 20-21 में कोरोना काल में 2 साल उनकी नहीं हुई। 22 में एक धार्मिक आयोजन उन्होंने किया था, उसमें गया था मैं नगर निगम में प्रमला सभागार में। 23 में मैं बाहर था जो उनका कार्यक्रम था। 4-5 साल तो मैं उनके कार्यक्रम देख रहा हूँ। वो बाहर फर्रुखाबाद कोई बहुत दूर नहीं है। अगर वहाँ पैदा हुए, आप कानपुर में पैदा हुए, आप दिल्ली में हैं कि नहीं, नोएडा में है इस समय आप, तो क्या कानपुर से आप अभी कभी चुनाव लड़ने आप आ जाओ तो आपको बाहरी कह दिया जाएगा? आप ठीक है कानपुर में पैदा हुए तो आप कानपुर के कहे जाएंगे। कोई कहीं पैदा हुआ, हमारे पिताजी सीतापुर में पैदा हुए, हरदोई में पैदा हुए थे। मैं कानपुर में पैदा हुआ तो मूल पैदाइश तो मेरी फिर हरदोई की हो गई। आपकी तो यही हुई ना, मूल निवास तो हरदोई हो गया। मैं पैदा कानपुर में हुआ तो मैं हरदोई का नहीं कहा जाऊँ, मैं कानीपुर का कह जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पैदा। आपके रमेश अवस्थी बाहरी नहीं है? नहीं, हमारा स्पष्ट मानना है कि रमेश अवस्थी जी यहाँ कई साल से यहाँ रह रहे हैं, कई साल से यहाँ रहते हैं, कई साल से रहते हैं और कई साल से यहाँ आयोजन कर रहे हैं कुछ न कुछ। आदमी को बाहरी तब कहना चाहिए जब अचानक कोई यहाँ से, जैसे कोई प्रत्याशी बिल्कुल यहाँ रहता ही ना हो, वो अचानक यहाँ। हाँ ठीक है, आलोक मिश्रा जी बचपन से ही पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पर वो 2 साल विधायकी लड़ चुके हैं 2 बार। बात भी आलोक मिश्रा ने यहाँ क्या किया? कभी किसी के यहाँ कोई गमी हो गई हो, आलोक मिश्रा जी वहाँ गए हो, कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में दिखाई दिए हो, कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखाई हो। 5 साल का रिकॉर्ड है कि किसी भी पूरे शहर, तो शहर है जिस विधानसभा के अंदर, छावनी विधानसभा के अंदर शांति नगर में निवास करते हैं, वहाँ के लोगों से अगर कोई बता दे कि आलोक मिश्रा किसी की मिट्टी में या किसी के धार्मिक कार्य में कहीं गए हो या कहीं जाते हो तो रमेश अवस्थी जाते हैं। रमेश अवस्थी आज तक कोई मतलब ही नहीं था, आज वो प्रत्याशी बन के आए हैं, उसके बाद भी आज सब जगह पहुंच रहे हैं। आज भी आलोक मिश्रा जी से ज़्यादा रमेश अवस्थी मिट्टियों में धार्मिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं और उसी का बेनिफिट मिल रहा है। जी क्या नाम है आपका? हमें काली सिंह ठाकुर कहते हैं। अच्छा, बताइए रमेश अवस्थी आलोक मिश्रा क्या फाइट चल रही है? अरे आलोक मिश्रा और रमेश अवस्थी कोई नहीं। पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आलोक मिश्रा और रमेश अवस्थी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो कहाँ ठगबंधन करके एक सीट अगर निकालेंगे तो मोदी जी अगर बाहर ही कहते भाई तो मोदी जी अकबर से चुनाव लड़े। अब 42 बार गए हैं, 42 बार 10 साल में 42 बार गए बना रहा हूँ अपने संसदीय सीट में। बाहरी कहाँ हैं वो? अगर फर्रुखाबाद के ही हैं, बाहरी कहाँ हैं? बाहरी कहाँ हैं? मोदी जी बनारस से आके वहाँ लड़ सकते चुनाव। अब 42 बार गए हैं। और ये आलोक मिश्रा ठीक है, पूंजीपति हैं, लेकिन आज तक का पोस्टर में कोई भी देखा होगा, लेकिन हम तो आज तक उनको नहीं देखा किसी कार्यक्रम लगे हो। उनको बाहरी कहना ये तो सरासर गलत है। और रही बात मत की, हमारे कानपुर को 10 साल में कानपुर को बाहर बात नहीं करते हो। सड़कें, बिजली, पानी, और मोदी जी ने कहा और यहाँ दिखाई दे रहा, हमारे घर भी हर छोटे छोटे कस्बों में पाइपलाइन गैस की दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा और रमेश अवस्थी के नाम पर वोट पड़ेगा। रमेश अवस्थी बाहर कहना बहुत गलत है। अब वो सांसद हो गए, सांसद होने के बाद देखेंगे अगर नहीं आए। यहाँ तो कांग्रेस के जब उनकी सत्ता होती थी सिर्फ जायसवाल 10 साल सांसद रहे, मेयर भी रहे, इस्तीफा भी दिए, लेकिन कहाँ जाते थे, कहाँ दिखाई देते थे? आज ठगबंधन सरकार है, ठगबंधन सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं ऊपर करते आप? पीएम हम लोग कह रहे हैं कि जैसे बाबूजी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते हैं, रहने वाले तो गुजरात के हैं, 42 बार गए हैं, तो बाहरी कहाँ हुए थे, कैसे बाहरी हो गए? मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, कानपुर महानगर पूरे देश के अंदर एक नाम रखता है, मैनचेस्टर सिटी कहा जाता था। क्या कानपुर महानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसको टिकट दी जा सकती थी? सिर्फ इतना सवाल है मेरा। बताइए। मैं कहना चाहूँगा, ये हमारी भारत देश की धरती है। आदमी कहाँ पैदा होता है, कहाँ जाता है, कहाँ व्यापार करता है, धरती तो इसी की है, लाल भी इसी का है। तो चुनाव कहीं से भी लड़े वो घर ही कहलाएगा। गुजरात से चले आए मोदी जी, बनारस अपना घर बनाया। आज बनारस कहाँ है, क्या स्तर है, विश्व में क्या स्थान रखता है, ये हमारे मोदी जी की ही देन है। मंजीत नाम है हमारा।
मंजीत। क्या करते हो मंजीत? जी जॉब करते हैं कपड़ा मार्केट जनरल। लेकिन हमारा कहने का मतलब है आलोक मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश अवस्थी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कानपुर की मूल समस्या यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का जाम, आज आप यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ पे अराजकता ई रिक्शा की है और या टेम्पो की है, जो सड़कों पे जाम, आप मिस्टर रोड चले जाइए, गुमटी चले जाइए, जीटी रोड, कार्डियोलॉजी के पास 1-1 घंटे का जाम लग जाता है। तो इस आज 5 साल से रमेश अवस्थी जी पचौरी जी सांसद ने ध्यान नहीं दिया है, उसके पैसे जोशी जी से सांसद थे वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे, आते थे चले जाते थे दूर दूर। कानपुर के जो विकास है, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, 10 फैक्ट्री बंद हो गई। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना कांग्रेस का हूँ ना बसपा में। कांग्रेस की सरकार में भी कानपुर का उत्पीड़न हुआ। मोदी जी अपनी जगह ठीक हैं, योगी जी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कानपुर के विकास के और कानपुर के मुद्दों को भी हमें प्रत्याशियों के साथ वजह देनी चाहिए कि हमको मुद्दे भी चुनने चाहिए, खाली कमल का फूल या पंजा नहीं देखना चाहिए। कानपुर की मूल समस्या, आप हाईलाइट चले जाइए, अल्ट्रासाउंड कराना है तो महीने भर की डेट दे देते हैं। बताइए पेट दर्द आज है लेकिन अल्ट्रासाउंड मेरा 1 महीने बाद होगा। अच्छा, हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। BM अस्पताल चले जाइए, ESI कटवा रहे हैं लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे जो है पांडव नगर में जोशी जी ने करीब 500 कितने करोड़ से बिल्डिंग बनवाई थी, लेकिन आज तक की वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। पैसा खर्चा हो गया है लेकिन बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हो पाई है। तो स्वास्थ्य सुविधा और जो यहाँ के ट्रैफिक है बहुत बुरी तरीके से है। मतलब योगी जी आप गोरखपुर जा रहे हैं हर हफ्ते, लेकिन कानपुर में उनका आना नहीं हो पा रहा है। मोदी जी रोड शो करने आएंगे, रैली करने आएंगे, लेकिन ऐसे ही कानपुर नहीं आएंगे कि जो है यहाँ की समस्या क्या है। तो मेरा मानना यही है। जैसे भैया कह रहे हैं कि कानपुर की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी कानपुर, दिल्ली से बार बार कानपुर नहीं आ सकते, एक प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा आने जाने में इतना खर्चा होता है। अरे मोदी जी नहीं आ सकते, मगर कानपुर को मिला क्या आप बताइए ना। पिछले 10 साल में पहले सत्यदेव पचौरी रहे सांसद, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी रहे। कानपुर एक बड़ा शहर है, कानपुर की अपेक्षाएं ज़्यादा है, इंडस्ट्री रही है, क्या हुआ इन चीज़ों के लिए बताइए मुझे। देखिए बहुत एक समस्या यहाँ कानपुर की पिछले 15 साल से, हम स्वयं हमारे नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन कई साल से चला रहा, 15 साल से। पिछली सरकार में सत्यदेव पचौरी जी, देवेंद्र सिंह भोले दोनों सांसद। अनवरगंज से मंदना रेलवे लाइन एक बहुत बड़ा इशू है जाम लगने का, 19 क्रॉसिंग है, जाम लगता है, लाखों रुपए का डीजल बर्बाद होता है, बच्चे गर्मी सर्दी में फंसते हैं, मरीज उससे प्रभावित होते हैं। इन दोनों सांसदों ने मिल करके उस मुद्दे को उठाया पार्लियामेंट में। देवेंद्र सिंह भोले जी हम लोगों को स्वयं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलवाया, उस मुद्दे का सलूशन निकला, एलिवेटेड ट्रैक पास हो गया, DPR हो गया। कुछ एक विवाद जरीब चौकी क्रॉसिंग पे आया, प्रदेश सरकार से जुड़ा था। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव कैबिनेट यहाँ पर आए दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया, वो भी उन्होंने अंडरपास वहाँ से पास कर दिया। जब केंद्र सरकार प्रदेश सरकार जुड़ के काम करती तो समय लगता है। वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल है, एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, लेकिन समय लगता है। ये हम सबको विश्वास है कि इसके बाद ये बनेगा। एक रिंग रोड भी प्रस्तावित है। मैं पूछ रहा था इंडस्ट्री के बारे में, हाँ, आप बताने लगे पुल के बारे में। विकास की बात हो रही है, विकास से जुड़ा मुद्दा है। रही बात इंडस्ट्री की, देखिए जब 70 साल में बहुत ज़्यादा आप धरातल पे नीचे चले जाएंगे तो उसको उठने में समय लगेगा। एक बात, कितना समय लगेगा बताइए। तो अब पीछे 2 साल को आप घटा दीजिए 10 साल में, कोरोना काल के 20 और 21, मानिए आप 8 साल, और वो 2 साल को नीचे ले जाइए, 2 को और नीचे 4 घटा दीजिए। 2 साल जितना नुकसान हुआ उससे आप 2 साल को बल्कि 2 में और 2 घटा दो आप, तो 10 साल की सरकार नहीं है, 6 साल की सरकार है एक्चुअल में देखा जाए। भाई साहब बहुत बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का घर, मेरा घर अगल बगल है सर जी। मैं डिप्टी CM केशव प्रसाद जी का, सिराथू के वो हैं, सिराथू का मैं हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ से चल के, यहाँ ये रिक्शा है मेरा, दिखा दीजिए। ये रिक्शा चलाता हूँ भाई साहब थोड़ा। हाँ ठीक है। ये रिक्शा चलाता हूँ मैं और चलाने आता हूँ, और यहाँ पे ये बैटरी रिक्शा देखो बहुत परेशान करते हैं। इनके लिए नियम बना दिए जाए, जिस रोड में ये चलें रहें अपना, हमें भी कमाने खाने दिया जाए, जहाँ मर्जी वहाँ घुसेड़ देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम एक किसान हैं, अपने गांव में खेती बाड़ी भी करते हैं। KCC कर्जा माफ़ होना चाहिए, किसानों का जो KCC कर्ज है, क्रेडिट कार्ड वाला, वो कर्ज माफ़ हो जाए। हम जो भी सरकार आए या जो भी सरकार है, सबसे यही कहना। पर कर्जा माफ़ क्यों होना चाहिए, वो आप चुका क्यों नहीं रहे हैं? अब चुका क्या, हमारा भाई वही नोटबंदी में ख़त्म हो गया है, उसी में सब बीमारी में कर्नाटक में ट्रक चलाता था। नोटबंदी जिस समय किए थे मोदी जी, तभी कर्ज वहीं लग गया पैसा हमको ज़्यादातर। अब पैसा हमारे पास बचा नहीं, कर्ज हम चुका नहीं पाए।
तो हम क्या करें। इसलिए कहते हैं हमारे पिताजी के नाम 1 लाख रुपए कर्जा है, KCC कर्ज क्रेडिट कार्ड का, वो माफ़ हो जाए। हम सरकार से यही कहेंगे बस। बात पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से। हम किसान भी हैं, रिक्शा चलाते हैं, देखो यहीं गरीब आदमी हैं, अपना खाते कमाते हैं, किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। आज हम चाहते हैं सरकार फिर आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबसे पहले यहाँ कानपुर में ये बैटरी वाले रिक्शा आतंक मचाए हैं। पहली बात तो इनका एक रूट बना दिया जाए। हम सरकार से कहना चाहते हैं, कानपुर के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि एक रूट बना दिया जाए, ये भी कमाए खाएँ, हम भी कमाए खाएँ। 18 साल 16 साल के लड़के चला रहे हैं, ठोक दे रहे हैं, मार दे रहे हैं किसी को, और इस तरीके से करते हैं। बस इतना ही साहब हम कहना चाहते हैं। जो क्या नाम है आपका? संस्कार नाम। आगे आइए। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कानपुर के रहने वाले हैं? जी कानपुर का। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से चुनाव में? हम मोदी सरकार से टोटल बहुत खुश हैं। 10 साल में हमने जो प्रोग्रेस देखी या भारत को बढ़ते देखा, इसको लेके हम पूरे आश्वस्त हैं। अगर मोदी सरकार अब आती है तीसरे टर्म में, तो जो रुके हुए कार्य हैं तो वो गारंटी है कि पूर्ण होगी। मोदी जी की जो गारंटी है वो पक्की गारंटी है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा 100% लगता है। चलिए, शिक्षा पर शिक्षा पे बात करिए। शिक्षा लेकर क्या व्यवस्था है कानपुर में, क्या मुद्दा है? शिक्षा के नाम पे मिडिल क्लास फैमिली का जो है सबसे बड़ा दबाव रहता है। शिक्षा के नाम पे सबसे ज़्यादा ठगाई हो रही है यहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए जो है कदम उठाना चाहिए। शिक्षा के नाम पे बहुत ठगाई हो रही है। क्या ठगाई हो रही है? ठगाई हो रही है कि पहली बात तो जो है जो रूल बने हुए हैं कॉन्वेंट स्कूल के, कि जो है जो बुकें हैं हमारी ही बताई हुई शॉप से लेनी है। वो अगर हम अदर मार्केट से लेते हैं तो 3,000 की पड़ती है, वहाँ पे पड़ती है 9,000 रुपये की। मिडिल क्लास का फैमिली जो 8-10 हज़ार 15,000 और 12,000 की जो सर्विस कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो कैसे वो कर्जे में आ जाता है इस साल में, और पूरा साल लग जाता है उसको कर्जा चुकाते। शिक्षा पे बहुत गवर्नमेंट को बहुत गंभीरता सोचना चाहिए, और ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें। जो ये प्रलोभन दिया जाता है कि हम राशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है किसान निधि दे रहे हैं, सबको तो मिलता है लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। मिडिल क्लास माने जीरो। मिडिल क्लास की फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता है। मिडिल क्लास फैमिली इतनी ज़्यादा दबाव में रहती है कि वो हर साल कर्जे में रहती है, और पूरा साल उसको कर्जा चुकाते लग जाता है। और तो राजनीति जो है मोदी जी की और योगी जी की ऊपर लेवल में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन धरातल पे जो शिक्षा के नाम पे जो ठगाई हो रही है, इस पे जो है बहुत बड़ा जो है काम करने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन लेने की। मिडिल क्लास को इससे दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ी दिक्कत है। महंगाई हो गई, पढ़ाई मतलब पढ़ाना जो है आसान नहीं रहा। अब ये मिडिल क्लास का मतलब ये पड़ता है इस पर। राइट टू एजुकेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इससे। आदमी शिक्षा पूरी नहीं दे पा रहा है। सरकारी सर्विस तो सबको मिल नहीं सकती। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जो हम ओपन मार्केट से सिर्फ कॉपियाँ 500 में खरीद सकते हैं, वो स्कूलों में 2,000 रुपये में मिलेगी। ये 1,500 रुपये का डाका हमारी जेब में डाला जाता है। अगर 400 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो आप अंतर पता कर लीजिएगा। 15 चौको 60, 6 लाख रुपए का डाका डायरेक्ट साल का कैश में डाका डाला जाता है। और कॉपी किताबें और जैसे ये आप लोग समस्या बता रहे हैं एजुकेशन वाली, इसकी शिकायत नहीं करते हैं भाई? अभी सांसद सत्यदेव पचौरी थे, या विधायक हैं, या सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, कोई सुनवाई नहीं, इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती है। ना कोई इस चीज़ में ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई सांसद सुनता है। ये इसमें जो है बता तो रहे हैं कि जो है इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, ना नीचे। प्राइवेट स्कूलों का एक अपना एसोसिएशन बना हुआ है। अगर कोई सरकार ने अभी कोरोना काल में कुछ फीस सरकार ने आदेश दिया, वो कोर्ट में चले गए कि फ़ीस कुछ माफ़ करो, और कोर्ट में जाने के बाद हालांकि कुछ हिस्सा अभी इधर कुछ माफ़ भी किया है। और आपको बता दें कि कई स्कूलों में, जैसे अभी कोपरगंज अग्निकांड हुआ, हमने कई स्कूलों में बात करी, उसमें भी कई लोगों के माफ़ किए गए। लेकिन ये बात सही है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट स्कूलों में, और फीस के साथ साथ ये अपनी दुकानों से किताब लेना, अपनी दुकानों से ड्रेस लेना, जूते चप्पल तक अपनी दुकान से लेना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, ये दोनों पूरे देश में फ्री होने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। रुक जाइए। सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, पूरे देश में ये फ्री होना चाहिए, और एक बोर्ड होना चाहिए शिक्षा का। शिक्षा भी 8-10 बोर्ड चल रहा है, एक बोर्ड होना चाहिए कि शिक्षा चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको शिक्षा एक मिलनी चाहिए, और पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। और हो क्यों नहीं पा रहा है? अब पिछले 10 साल से एक सरकार है केंद्र में,
दूसरा टर्म बीजेपी का यहाँ पर भी है, इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? फ्री बांटना बंद कर दें, वो पैसा जो है शिक्षा में और जो है स्वास्थ्य में लगाया जाए। ये फ्री बांटने वाली कौन सी राजनीति चल रही है कि जो है फ्री बांटना है, या कोई भी गवर्नमेंट फ्री बांटना बंद करे, और बल्कि जो है फ्री बांट के जो है लेबर क्लास और लो क्लास आदमी को हलाल बनाया जा रहा है। यहाँ पे लेबर आ ही नहीं रहा, वो जो राशन बढ़ रहा है उसकी जो है उसको बेच के सब दारू पी रहे हैं, ये घूम रही राशन बेच के दारू पी रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, खाली फ्री होनी चाहिए, एक दवाई एक पढ़ाई, बाकी फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। और दवाई और पढ़ाई में ही मीडियम क्लास का आदमी बहुत परेशान है। कॉन्वेंट स्कूलों में फीस एक भी इंतहा पार की है, उसके बाद ड्रेस भी उन्हीं के स्कूल से लेनी है, किताबें भी उन्हीं के स्कूल से लेनी है, उसके बाद साल में 4 एनुअल फंक्शन, उसके ही पैसे जमा करने हैं। आज एक टीचर का वहाँ से विदाई समारोह होता तो उसका भी पैसा बच्चे को घर से लाके पेरेंट्स से घर से मांगता है कि मैडम ने कहा 100 रुपये बच्चे लेके आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुली लूट है। इसमें एक बात बताएं, तो मगर ये बता, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होने की बात कर रहे हैं, है ना, या कह रहे हैं शिक्षा महंगी हो गई है, पर चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनता ये सब? आप लोग जब मुद्दों की बात हो रही है तो फिर आप लोग नेशनल इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। मुद्दा है, ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता कि अभिभावक काफ़ी डरा सहमा रहता है। डरा सहमा इसलिए रहता है कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष के ही नेताओं के पास ये स्कूल की पूरा गिरोह है। एक मैं शब्द कहूँगा इसमें कि ये शिक्षा माफिया हैं। इस कारण से अभिभावक काफ़ी डरा सहमा रहता है, अब वो अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा पाता है। तो इसीलिए तो आप लोग नेता चुनते हैं ना, मैंने अभी साहस किया था, नेता चुनते हैं, मैंने अभी व्यापारी सम्मेलन में मर्चेंट चैम्बर हॉल में साहस किया था, और हमारे MLC अरुण पाठक हैं जो शिक्षाविद हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो व्यापारी तो हूँ नहीं, मैं शिक्षाविद से हूँ, तो हमको नहीं लगता कि कोई इशू रह जाता है। तो हमने हाथ उठाया, सर इशू है, शिक्षा का मंदिर है या वाणिज्य स्थल? तो ऑफकोर्स उन्होंने बोला कि शिक्षा व्यापार नहीं है, मंदिर ही है। इतना कह के उन्होंने प्रश्न को मेरे दबा दिया। मतलब नेता लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को। नहीं लेते। और आप ही एक अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बात उन तक की पहुंचा सकें, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। तो जैसे नेता लोग फिर वोट मांगने आते होंगे ना, चुनाव है, अब वोट मांगने आएंगे, तब आप लोग उनसे तो आप लोग उनसे ये मुद्दे रखते हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं? मुद्दे रखे जाते हैं, नहीं ये जो है कहा जा, मतलब उनसे तो समस्याएं तो रखी जाती हैं, लेकिन जो है सुनवाई कोई नहीं होती है। और मिडिल क्लास आदमी अगर वो सुबह 9 बजे निकल जाता है तो रात को 9 बजे वापसी आता है, वो कहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, कहाँ आवाज़ उठाएगा, कहाँ वो करेगा? अगर वो एक दिन के लिए, अगर 2 दिन के लिए अगर कहीं चला जाता है तो उसकी सैलरी भी कट जाती है, क्योंकि वो जो है बनिया की नौकरी करता है प्राइवेट, 15,000, 12,000 और 17,000 रुपये मिलते हैं। आप उसमें आप समझ लीजिए कि जब इस तरीके की जो है, अभी हमने जो है अपने बच्चे के लिए 9,000 रुपये की जो है बुकें ली, अब हम जो है 2 बच्चे हैं, 18,000 तो उसी में चले गए। बताइए जो कर्जा चढ़ गया कि नहीं हमारे ऊपर चढ़ गया? देखिए इसमें बताएं, ये समस्या सबसे बड़ी है कि जैसे आंदोलन धरना प्रदर्शन एक हमने किया था, एक स्कूल यहाँ पर है कैंट में, हम पहुँचे बाद में, एक दिन पहले वहाँ तोड़ फोड़ हो गई और उसके बाद मुकदमा उसमें लिख गया, तो उस मुकदमे में मेरा नाम भी है, जबकि मैं उस दिन नहीं था, मैं बाद में पहुँचा। बाद में वो लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन चला, उसमें लगातार मैं रहा, लेकिन जिस दिन तोड़ फोड़ उस दिन मैं नहीं था, फिर भी मुकदमा हो गया। तो ये मुकदमे हो जाना, इन सबसे आदमी डरता है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल का जो ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी हाल में एनी हाउ मुकदमा हुआ, ऐसे जो भी लोग इस तरह कुछ होता है मुकदमे हो जाते हैं, तो बहुत। और सबसे खास बात, उनका अपना एसोसिएशन है, और वो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड दिल्ली से एफिलेटेड होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हमसे जुड़ा नहीं मामला है, वो दिल्ली से जुड़ा है, तो वो वहाँ जाओ, आप वहाँ उठाओ। सरकार, प्रदेश सरकार की कुछ नहीं कर पाती है, केवल इनकी जो सोसाइटी होती है वो प्रदेश सरकार का एक विभाग है, उससे पंजीकृत होती है, उसमें सोसाइटी भले वो कुछ कर ले। बाकी डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है UP बोर्ड, वो उस पर स्कूल नहीं है, स्कूल सेंट्रल से है, तो ये प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पाती, इसलिए बहुत सारे उसमें समस्याएं हैं। सरकार खुल कर क्या क्यों नहीं देखती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को फीस भरनी पड़ेगी, अपना देख लीजिए। जो नेता लोग आते हैं वो कहीं क्यों नहीं देते इन लोगों से बात? भाई या तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, आदमी वोट देता हूँ बिल लगा के ना। सर जिसका बजट अलाउ करे
वो इंग्लिश मीडियम में पढ़वा है, जिसका ना करे होना पड़ा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जिसका बजट अलाउ करे वो पढ़वाए, ना अलाउ करे होना पड़ा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के पास क्या इतनी सुविधाएं हैं कि सब जितना जो है बच्चा है जो है गवर्नमेंट स्कूल में ले सकता है। वो इतनी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। इसका हल ये है कि सरकार को प्राइवेट अपने जो इनके स्कूल हैं उन पे सुधार करना चाहिए। सरकार अपने जो सरकारी स्कूल है उनको अच्छा करे, बहुत शिक्षा अच्छी व्यवस्था करे। इंग्लिश मीडियम भी हो रही है क्या? नहीं हो रही है भी। हम इसमें तो आप खुद ही देख लो कि हम झूठ बोल दें कि हो रही है उत्तर प्रदेश में या नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही है। स्कूल को उस स्टैंडर्ड का बनाया जाए जो गरीब लोग भी स्कूल में पढ़ा सकें और शिक्षा सस्ती हो, फीस कम हो, ये जो किताबों की फीस है वो कम हो। ये कुल मिलाकर के वो स्टैंडर्ड होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों का है। बिल्कुल ठीक बात। क्या नाम है आपका? नाम रोशन झा। क्या करते हैं रोशन भाई? काम करते हैं भैया। क्या काम करते हो? लेबरी काम हम करते हैं। लेबरी काम जी। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो बिहार के, दरभंगा के हैं। बिहार से यहाँ कानपुर? यहाँ रहते हैं, अनुपम पैकेज के सामने रहते 12 दिन में। वोट कहाँ पे? बिहार में कहाँ पे? हमारा वोट तो यहीं पे है। यहीं पर है जी। चुनाव चलना पता है? चुनाव सब जानते हैं, राजनीति सब जानते हैं। सब जानते हैं? सब जानते हैं। क्या चल रही राजनीति कानपुर में? राजनीति इस बार दोनों मजबूत और कोई कमज़ोर नहीं है। ना बीजेपी कमज़ोर है, ना सपा कमज़ोर है। कोई पार्टी कमज़ोर नहीं है। कांटों को चुनाव जीत हार अपनी जगह है। कांटे का चुनाव है? चुनाव कांटे का। कोई कुछ भी कहते हैं, लॉलीपॉप जनता नहीं दिखाई, जनता खुद लॉलीपॉप इस बार दिखाएगी। अच्छा। हाँ, लोग खाली कह रहे हैं ये भारी पड़ रहा है, वो भारी पड़ रहा है। कोई और लोग मिश्रा भी जीत रहे हैं, साक्षी महाराज भी हारेंगे और आपको वहाँ भोले सिंह भी हार रहे हैं अकबरपुर से। ये तीनों प्रत्याशी का तय जाना है यहाँ से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा मालूम है, ये लोग काम कुछ नहीं करते, खाली कहते हैं वोट दे दो तो काम कुछ नहीं होता है। इनका काम कभी होएगा नहीं, चाहे कोई भी कैंडिडेट बीजेपी खड़ा हो जाए 5 साल। क्या काम होना चाहिए? क्या नहीं हुआ? काम कुछ नहीं होता। कोई भी थाने में काम है, कोई तो लूट चल रही है, चमारी चल रही है। कोई भी थाने में गरीब आदमी बनते तो 1000 दो, 2000 दो, उसके बाद छोड़ते। पुलिस बिल्कुल कुछ सुनती ही नहीं है। पुलिस थाने में जाओ रिपोर्ट तुरंत मुकदमा लिख के जेल भेज देगी। जेल भेजने के अलावा कोई काम नहीं है। पुलिस और चौकी थाना ये सब तो पुरानी, कोई नई चीज बताओ मोदी। आप बताइए क्या बताओ? नई चीज बता रहे हैं अपना क्या? नई चीज यही है कि मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहा है। बढ़िया तो है और क्या चाहिए? लगा टीका बढ़िया है। टीका तो नहीं मिटा है। पहले लोग टीका मिटा के जाते थे। अच्छा। तो टीका खुले आम लगा के जाते हैं। क्यों पहले टीके मिटाए जाते थे? डरते थे लोग आतंकवादियों से, मुल्ला से। तब अब तो सीना तान के चलते रहे। वो 56 इंच का शेर लगा है। आप आतंकवादी किसको कह रहे हैं? किसको आतंकवादी? दाढ़ी वालों को, जो बड़े बड़े मुगल लोग हैं। तो जो दाढ़ी रखता है वो आतंकवादी है? हाँ, कट्टर जवाब है। उन्होंने देश को बिगाड़ा, कल मार के चले गए। किसको? फौजियों को गोली से भून दिया। क्या है ये? हर दाढ़ी वाले को आतंकवादी थोड़ी नहीं कह सकते। अरे कैसे नहीं कह सकते? वही कानपुर में जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो आतंकवादी हैं। वही तो पनाह लेते हैं। हम तो नहीं घुसड़ते किसी को, नहीं नाम लाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो कानपुर में भी तो रहते होंगे ना दाढ़ी वाले, रहते होंगे तो वो आतंकवादी हैं? उनसे क्या मतलब है? वही लोग तो पनाह देते हैं। वही लोग वहाँ पनाह देते हैं जो रखाते हैं। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जितना आपने बोला वही बहुत खतरनाक है, तो भैया ये है कानपुर के लोग। तो बोलना है क्या आपको? इनसे बात की हमने। बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, जाते हैं तो बता दीजिए कौन जीत रहा है? अब मोदी जीतेगा। मोदी अपना मोदी जिस सरकार का कार्य अच्छा होगा जीतेगी वही। मोदी जी का कार्य अच्छा है तो मोदी जी की सरकार में जीतेंगे। उनके नाम पे ही सारे लोग जीतेंगे सांसद। लेकिन हमारी एक समस्या, हमारे समाज की एक समस्या है। हम महापात्र हैं, नारायण गुरु महापात्र मेरा नाम है। और यहाँ कानपुर में घाटों की समस्या बहुत है। शमशान घाट में जो आदमी जाते हैं उनको लूटा जा रहा है। उस विषय में हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को लिखित शिकायत की, लेकिन कोई जवाब कुछ नहीं हो रहा। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को ध्यान देना चाहता हूँ कि इस विषय में ज़रूर बोलें, क्योंकि जनता ऐसे में दुखी अवसर पर जाती है घाटों पे। वहाँ उनके संग में लूट मची है। बंदे वहाँ घाट के बहुत लुटाई करते हैं, 1 दिन से लेकर 10 दिन तक पूरा। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिसका जो कार्य है वही करे। ठीक है। बाकी क्या नाम है आपका? ओसामा। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं जी। चुनाव चल रहा है, जानकारी है आपको? कौन सा चुनाव चल रहा है? इलेक्शन दिल्ली वाला चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव में?
सर जो काम कर रहा है सर उसी को वोट जाएगा। कौन काम कर रहे हैं? अभी तो सर हिडन आया, ये तो खैर अंदर की बात है सर, ये तो हमारा राइट है, जिसको वोट चाहे। नहीं काम कह रहे कौन काम अच्छा कर रहा है जानना सर। अब आपके हिसाब से कानपुर में क्या काम हुए पिछले 5 साल में 10 साल में? हाँ सर, काम तो हुए हैं और बाकी देखते हैं सर। इस बार चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी जानते हैं? जी बिल्कुल। कौन कौन? हमारे कांग्रेस से जो हैं आलोक मिश्रा, हमारे बीजेपी से रवींद्र अवस्थी जी, और बसपा से एक है, नाम याद नहीं आ रहा, भदौरिया। कुलदीप भदौरिया। कैसे चल रहा है चुनाव तीनों के बीच? चुनाव तो सर खाली कांग्रेस और बीजेपी में है। कैसे चल रहा है दोनों के बीच? सर बीजेपी प्लस में है, बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस में है, जहाँ तक लगता है सिक्स सेंस कहता है। बाकी सर कांग्रेस भी आगे निकल सकती है, सब कुछ नहीं, ये तो हो सकता है। क्या बोलना चाहते भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी, ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी रमेश अवस्थी की, पहले से ज़्यादा बढ़त लेकर 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। 5 लाख? इतने तो जोशी जी नहीं जीते थे। अरे उससे ज़्यादा से जीतेंगे भैया, देखो इस सब अब की बार 400 पार। वो रमेश जी को कोई नहीं रोक पाएगा, मोदी जी आ गए हैं और नहीं कोई रोक पाएगा उनको। उनको आने में 2.5 लाख वोट को बहुत फायदा होगा। ये था कानपुर और कानपुर के लोग जो उन्होंने अपनी बातें रखी, जो मुद्दे रखे आपने सुने। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल।